अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समन मकबूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी है क्या, हम पढ़ते क्यों हैं और हम क्या क्या पढ़ते हैं। आज के लेक्चर्स में और कमिंग लेक्चर्स में हम ये सब देखेंगे। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। काइनेसियोलॉजी ग्रीक वर्ड है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, काइनेसिस एंड लॉजी। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट की स्टडी को हम काइनेसियोलॉजी कह देते हैं। किस तरह की मूवमेंट, इस मूवमेंट में हमने उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी स्टडी करने होते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी और बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी। ठीक है, इन सब के मजमूए को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। आगे है वाई आर वी स्टडिंग काइनेसियोलॉजी, हमारा क्या मकसद है भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब देखें, टूल फॉर द थेरेपिस्ट इन एनालाइजिंग फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स एंड डिसाइडिंग एडुकेट ट्रीटमेंट। टूल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक टूल, किसके लिए, थेरेपिस्ट के लिए। इन एनालाइजिंग फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, जो क्लाइंट आ रहा है, उसका मूवमेंट पैटर्न क्या है, उसको हमने किस तरह से देखना है, उसको किस तरह से एनालाइज करना है, उसके लिए। एंड डिसाइडिंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और उसके हिसाब से हमने उसका मुनासिब ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, इसलिए हम काइनेसियोलॉजी पढ़ते हैं। काइनेसियोलॉजी में आप लोग देखोगे कि एनाटमी बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, बिल्कुल घुसी हुई है। एनाटमी नहीं है तो काइनी नहीं है, काइनी नहीं है तो फिज़िकल थेरेपिस्ट नहीं है। आगे अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस जितनी ज़्यादा वाइड होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा हम स्टेबल होंगे। तो बच्चों, काइनेसियोलॉजी और एनाटमी दोनों ही आपकी बेस हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग ये होंगी उतने अच्छे आप फिज़िकल थेरेपिस्ट बनेंगे। तो इन दोनों को ज़रा बहुत गौर से पढ़ें, अच्छे से करो, बेस है ये दोनों आपकी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का नाम है मैकेनिकल, आपको जहन में आ रहा है मैकेनिज़्म की बात हो रही है, बिल्कुल। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज़्म, टूल्स एंड डिवाइसेस। प्रिंसिपल्स मीन रूल, मतलब जो भी हम मैकेनिज़्म, डिवाइसेस या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका रूल क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है, उस सब के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले दो चीज़ें आ जाती हैं, फोर्स एंड टेंशन। फोर्स के बारे में पढ़ा है आपने बचपन से, विच ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बंदा सुकून से बैठा, उसे धक्का दे दो, जाकर उसकी स्ट्रेट जो है रेस्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। एक बंदा सुकून से वॉकिंग कर रहा है, करता जा रहा है, पीछे से आकर गाड़ी मार दो, धक्का दे दो, उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो ऑल्टर हो जाएगी। तो इस तरह से हम फोर्स कह देते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। इधर आपको ये साथ में एरो हेड से शो भी हो रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है इसकी ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। आगे हम डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला केस है मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब देखो आप, ये दोनों एक बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक को मैंने वाइट एरो से शो किया और एक को ब्लैक से। आप देखो कि दोनों जो हैं ये कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, मतलब जो टोटल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसको हम आगे देख लेते हैं। आगे है एक और बॉडी है, सेकंड केस हम स्टडी करते हैं कि एक और बॉडी है, इस पर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब देखो कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन एक का मुँह इस तरफ है, दूसरे का मुँह उस तरफ है, ऑपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो कॉमन है, कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। इस स्टेट को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी इधर से खींच लो, उधर से खींच लो, बेचारा दरमियान वाला बंदा उसी जगह पर ही रहेगा। इसके एग्जांपल हम ग्रेविटी से लेते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, जबकि जो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो काउंटर बैलेंस करते हैं, और इसी तरह हम जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 3। इसमें भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन आप देखो एक बहुत ज़्यादा है और एक बहुत कम है, कॉमन पॉइंट पर हैं, ये भी याद रखना है। तो आप देखो कि जहाँ से ज़्यादा फोर्स आ रही है वहाँ पे बॉडी मूव कर जाएगा, वहाँ पे वो जो है वो चला जाएगा। जैसे हम छलांग लगाते हैं हवा में, बहुत ऊंची लगाएं, बहुत ज़ोर की लगाएं, लेकिन हम ग्रेविटी की फ़ोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने वापस ज़मीन पर ही आना होता है, चाहे जितना मर्ज़ी ऊपर उड़ जाए, वापस ज़मीन पर ही आना है हमने। ठीक है, फिर आगे स्टडी है केस नंबर 4 की। यहाँ पे आप देखो कि एक फोर्स है ए टू बी, नेक्स्ट है ए टू सी। इन दोनों फोर्सेस का हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, दोनों फोर्सेस ने एक्ट करने हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम मिला देंगे, जो कि हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट बन जाएगा एक्स। मतलब दो फोर्सेस को हमने इस तरह से मिलाना है कि हमारा जो मकसद है वो हमें पूरा हो। जिसकी एग्जांपल हम डेल्टॉइड से लेते हैं।
की एग्जांपल लेते हैं। उसके 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, आपको पता है। एंटीरियर फाइबर्स, मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर्स। एंटीरियर फाइबर्स जो है वो फ्लेक्शन करवाते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन, और मिडल फाइबर्स जो है वो करवाते हैं एबडक्शन। एबडक्शन जो है वो सिर्फ मिडल फाइबर्स नहीं करवा रहे होते, इसमें जो है एंटीरियर फाइबर्स और पोस्टीरियर फाइबर्स भी जो है वो उसकी मदद कर रहे हो सकते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकें। इधर आप देखो कि ये एंटीरियर फाइबर्स जो है वो भी साथ में है और पोस्टीरियर फाइबर्स भी जो हैं वो साथ में उसके काम कर रहे हैं। ये लास्ट केस है रोटेशन का। एक बॉडी है, उस पर 2 फोर्सेस एक्ट करी हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था। दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करी हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इस तरह से ये जो है वो रोटेशन का बाइस बनेगी। ये थी हमारे पास फोर्स। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से, लेकिन आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इधर पहले मैं एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन बताती हूँ जो बुक पे लिखी हुई है। टेंशन इज़ डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ बॉडी कंबाइंड विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। इधर पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको बताते हैं कि यह है क्या। पुलिंग फोर्स है। इधर आप देखो, एक बॉब है, स्टोन है, वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये बॉब नीचे क्यों नहीं गिर रहा? हालांकि हमने तभी पढ़ेंगे आगे कि ग्रेविटी की वजह से हर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन बॉब क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये ऊपर स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ने उससे ऊपर खींचा हुआ है। स्ट्रिंग के अंदर इस वक्त जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो है टेंशन, जो कि उसे नीचे नहीं गिरने दे रही, बल्कि इसे वो फोर्स, इसके जो ग्रेविटी की फोर्स है वो एक्ट कर रही है नीचे, लेकिन जो टेंशन है वो उसे अपवर्ड कह रही है, अपवर्ड मूव पुल कर रही है। इसकी वजह से जो है वो नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि स्ट्रिंग के साथ अटैच है। इधर आप देखें, ये टेंशन ऊपर की तरफ, वेट उसका नीचे की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। उसे अब देखें, उसे खींचा भी है ज़मीन की तरफ, लेकिन जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो उसे दोबारा उसी पोजीशन पर ले गई है, ठीक है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस है टेंडिंग टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ बॉडी combined with equal and opposite forces which hold the parts together। मतलब सिस्टम है एक फोर्सेस का जो कि सेपरेट कर रहा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी को। जैसे अभी इसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, उससे उसको बॉब को जो है वो अपने साथ संभाले रखा हुआ है, पकड़े रखा हुआ है, ठीक है। फिज़िकल साइंस में और मेडिकल में हम फोर्स और टेंशन को एक ही मतलब में ले लेते हैं। इधर लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलर टेंशन इज़ द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स है उसे हम इंट्रामस्कुलर टेंशन कहते थे। मतलब कॉन्ट्रैक्शन को हम टेंशन भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट, आगे है मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन। मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन में आप डिफरेंट चीज़ें देखोगे, जैसे है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेस, इक्विलिब्रियम, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हम आते हैं ग्रेविटी की तरफ। फोर्स बाय विच ऑल द बॉडीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ खींची चली आती हैं। न्यूटन आपके जहन में आता है फ़ौरन। हम जो मर्ज़ी कर लें, हमने ज़मीन की तरफ ही आना होता है। इफ़ गो अगेंस्ट फॉल डाउन, अगर हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। बिल्कुल वही बात है कि हम चाहे जितना मर्ज़ी ऊपर उठ जाएं, जितना मर्ज़ी ऊंची छलांग लगा लें, हमने वापस ज़मीन की तरफ ही आना है, ठीक है। हम काउंटर बैलेंस लेकिन ज़रूर कर सकते हैं। कैसे काउंटर बैलेंस कर सकते हैं? यूज़ ऑफ प्लेन्स, डिफरेंट टाइप्स की हम टेक्निक्स यूज़ करते हुए, प्लेन्स यूज़ करते हुए हम ग्रेविटी को एलिमिनेट कर देते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। बायंसी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वहाँ पर हम ग्रेविटी बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। और एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, इधर आप देखें टो स्टैंडिंग, बंदा इधर हील स्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है। ये देखें, वाई आर वी स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोजिशन। हम सीधे किस तरह से खड़े हैं, हम बैठे क्यों हैं सीधे? तो इसमें हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है।
एंटी ग्रेविटी मसल्स हमारी ग्रेविटी के ऑपोजिटली एक्ट करते हैं। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोलियस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मसल्स ऑफ बैक। ये हमारी ग्रेविटी की फोर्स को जो है काउंटर बैलेंस करते हैं। एनाटॉमी में एमसीक्यूज के लिए, वाइवा के हवाले से, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे आ जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट थ्रू विच अर्थ अट्रैक्शन इफेक्टिवली एक्ट्स वट एवर द पोजिशन ऑफ बॉडी। मतलब ये तो हमें पता है भाई कि ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, हाँ जी कर रही है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट है, एक ख़ास उसका पॉइंट होता है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्ट कर रही होती है। वट एवर द पोजिशन ऑफ बॉडी, चाहे बॉडी किस मर्जी पोजीशन पे है, चाहे आप सीधे खड़े हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे जंपिंग कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक ख़ास पॉइंट होता है जहाँ पर ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, उसे हम कह देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप देखें कि एनाटॉमिकल पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा होता है, S2 वर्टिब्रा पे। ये वेरी करता है जैसे जैसे हम अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं। इधर इस बंदे ने अपनी पोजीशन चेंज की तो उसका देखें सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पे हो गया। इधर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका बिल्कुल ही कॉर्नर लाइन मार्जिन पे चला गया। तो इस तरह से ये वेरिएबल है, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन पे ये रिलाई करती है S2 वर्टिब्रा पे। बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। आगे है वाई इज़ हायर इन मेल्स एंड चिल्ड्रन दैन फीमेल्स। आपकी बुक पे एक लाइन लिखी है कि जी मेल्स में और चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा होता है, जबकि फीमेल्स में ये लोअर होता है, पेल्विस में लाई कर रहा होता है। क्यों है? क्योंकि फ़ीमेल्स की जो बॉडी अलाइनमेंट है वो इस तरह से है कि क्योंकि उन्होंने उनके बॉडी अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट है, इसलिए जो है उनका रादर नीचे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस की तरफ, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये आप एग्जाम्पल में वीडियो देखें, ये एक छोटा सा टेस्ट है। ये अब फीमेल है, देखें अब आगे बेंड होंगी अपने वॉल के साथ, चेयर को ये अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाकर खड़ी हो जाएंगी बड़ी आसानी से, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब यही जो है ये मेल परफॉर्म करेंगे, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। ये बेंड हुए हैं, ये चेयर को अब लेकर जाएंगे अपनी चेस्ट की तरफ, और ये खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है। ये ज़्यादा हमसे अनस्टेबल होते हैं फीमेल्स से। खड़े होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम, वो नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है। बहुत अच्छी एग्जांपल है ये। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन पास कर रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही होती है उसे हम लाइन ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ पे लाई कर रही होता है, S2 वर्टिब्रा पे। ठीक है, उसके दरमियान से आप ये देखें डॉटेड लाइन है, ये पास कर रही है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। ऊपर वर्टेक्स में मेस्टोर प्रोसेस ऑफ द स्कल मतलब ईयर्स, देन शोल्डर जॉइंट के थोड़ा सा एंटीरियरली, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिप जॉइंट के थोड़ा सा पोस्टीरियरली, नी जॉइंट सेंटर में, नीज के दरमियान में, और फिर एंकल जॉइंट के आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, ये लिखने के लिए भी आ जाता है। ये पेपर के हवाले से आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ग्रेविटी। आगे आ जाती है बेस। बेस का भी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ज़्यादा बैलेंस होंगे, उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। वही बात है, एरिया ऑफ द रिजिड बॉडी बाय विच इट इज़ सपोर्टेड, मतलब ऐसा एरिया, बॉडी का ऐसा एरिया जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा उसे सपोर्ट मिलेगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी बेस होगी। द मोर वाइड द बेस द मोर द बैलेंस्ड अ बॉडी। इधर आप देखें कि एक आदमी खड़ा हुआ है पाँव के साथ, उसने पाँव ऑलमोस्ट मिलाए हुए हैं, तो उसका थोड़ा सा एरिया है दरम्यान में, थोड़ी सी जगह है, तो वो स्टेबल है। लेकिन जहाँ पर उसने अपने पाँव ज़्यादा फैला लिए हैं वहाँ पे देखो उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बेस बहुत ज़्यादा होगी, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके आगे हम इक्विलिब्रियम में भी बात करते हैं कि हम कैसे जो है बेस स्टेबिलिटी पे इफेक्ट कर रही होती है। इक्विलिब्रियम जो हमने सेकंड केस पढ़ा था फोर्स में, कि बॉडी इधर से भी एक्ट करिए उधर से भी एक्ट करिए, इक्वल है, ऑपोजिट है, बॉडी जो है वो रेस्ट पर ही रहेगा, इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। इसके 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला केस है, ठीक है, बॉडी रेस्ट पर पड़ी हुई है, हमने उसे
बॉडी रेस्ट पर है, हमने उसे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी, थोड़ा सा छेड़ा उसे, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो वापस अपनी जगह पर ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एज लो एज़ पॉसिबल, मतलब वो स्टेबल है तो भी हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो स्टेबल होगी। और टू द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव बेस, दो बातें इधर की हुई हैं कि एक्सटेंसिव बेस होनी चाहिए और सेंटर में होनी चाहिए। जैसे ही वो सेंटर से मार्जिन की तरफ आएगी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आगे है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने उसे दी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी को हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दी। जैसे ही हमने उसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी, उसके अंदर जो फोर्सेस थी वो उस डिस्प्लेसमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, काउंटर बैलेंस करने की बजाय उसे इंक्रीज़ कर देंगे। इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑपोजिट टू स्टेबल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हाई होगा उतने ज़्यादा आप अनस्टेबल होगे, जितनी कम आपकी बेस होगी, स्मॉल बेस होगी, उतने ज़्यादा आप अनस्टेबल होगे। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, इधर से उधर जो मर्जी कर लो, उसकी हाइट और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लें। इधर एग्जांपल है बहुत अच्छी। अब आप देखो, ये पहला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बेस देखें आप कितनी बड़ी है। ठीक है, उसने उसे डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, वो वापस अपनी जगह पर टेंड टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इधर आप देख रहे हो कि वो वापस अपनी जगह पर आ रहा है और इसकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बेस उतना ज़्यादा स्टेबल। आगे उसने क्या किया कि आप देखें कि उसकी बेस जो है बहुत कम हो गई है, थोड़ी सी थिन सी बेस है उसकी, उसने उसे डिस्प्लेस किया, चलो जी वो गया। हमने इधर बात पढ़ी थी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने दी उसे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो हमने दे दी, उसकी बॉडी के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो उस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगी, मतलब अनस्टेबल। तो ये देखो कि उसने उससे दी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसकी इनिशियल फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी फोर्सेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। थर्ड केस है, इसमें उसे वो डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट भी, उसकी हाइट भी सेम है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। इधर एक और एग्जांपल होती है कि आप बॉल है उसे फर्श पे, प्लेन फर्श पर है, ठीक है, रोल कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट, हाइट, सब कुछ जो है उसका वो सेम रहेगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये 3 केसेस से हमारे इक्विलिब्रियम के। दोबारा से करती हूँ कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस है उतने ज़्यादा आप स्टेबल हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो है उतने ज़्यादा आप स्टेबल हो। ठीक है, ये स्टेबिलिटी। फिर बेस जितनी छोटी है आपकी, आप खुद खड़े होकर देखो, पाँव के साथ पाँव मिला के देखो, आप हल्का सा कोई आपको टच करेगा आप गिर जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग बेस कर लें, थोड़ा फासला छोड़ दें पाँव में, तो आपकी बेस ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप बेहतर जो है वो स्टेबल रहेंगे। हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी? जब हम लेटे हुए होते हैं। एक तो हमें वैसे बड़ी खुशी मिल रही होती है, लेटे हुए हैं हम, बड़े सुकून में होते हैं। ट्रू रिलैक्सेशन हमें तभी मिलती है जब हम लेटे हुए होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सटेंसिव बेस है। और फिर इस तरह स्टैंडिंग में कम होती है बेस, फिर इसी तरह सिटिंग में कम होती है बेस, और फिर इस तरह स्टैंडिंग में मज़ीद कम। तो हम सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं लाइंग पोजीशन में होते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है फिक्सेशन स्टेबलाइजेशन। आपको लगता होगा भाई दोनों एक ही बातें हैं क्या, इनको अलग अलग लिख दिया और मैंने भी ऊपर से लाइन लगा के लिख दी है, मतलब इसमें क्या बात है? बहुत फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। फिक्सेशन आप कहते हो भाई आई एम इन अ फिक्स, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, फिर थोड़े दिन बाद गुजर जाते हैं, आप थोड़े बेहतर होते हो, नाउ आई एम इन अ स्टेबल पोजीशन में, कदरे बेहतर हूँ। तो यही है कि फिक्सेशन है कि आपने किसी चीज़ को फुल इमोबाइल कर देना है। कोई इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, आपका लिम्ब, आपका बाजू, आपकी टांग, कोई भी चीज़, पाँव, कुछ भी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बैंडेज से टोटली इमोबाइल कर देते हैं, आप मूव नहीं कर सकते। इमोबाइल करते क्यों है वो बात बताती हूँ। फिर आ जाता है स्टेबलाइजेशन। इधर आपने लिखा है स्टेट ऑफ रिलेटिव इमोबिलिटी, आपको समझ नहीं आएगी भाई रिलेटिव इमोबिलिटी और इमोबिलिटी में क्या फ़र्क है। अब देखो, आप प्रैक्टिकल लैब में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करते हो, टेस्ट करते हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आगे भी। तो आप देखोगे कि कोई हमने मूवमेंट करवानी है,
तो इसलिए बचाने के लिए कि हम जिस जॉइंट पे करवा रहे हैं उसी जॉइंट पे मूवमेंट हो, साथ वाला जो जॉइंट है उस पर जाके मूवमेंट ना हो, इसलिए जो है वो हम दूसरे जॉइंट में मूवमेंट बचाने के लिए हम उस जॉइंट को स्टेबल कर देते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं ताकि उसके उसमें जो है वो मूवमेंट ना हो। हम मुकम्मल तौर पर उसे इमोबिलाइज नहीं करते, हल्की फुल्की मूवमेंट उसमें हो रही होती है लेकिन रिलेटिवली वो इमोबाइल होता है। एल्बो की सॉरी शोल्डर की फ्लेक्शन करवा रहे हो तो आप स्कैपुला को जो है वो इमोबाइल कर देते हैं ताकि प्योरली जो है वो आपको शोल्डर की फ्लेक्शन मिले, शोल्डर की मूवमेंट और स्कैपुला की मूवमेंट ना हो। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। फिक्सेशन तो होता है ना कि एक्टिव फिक्सेशन, पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन बाय द को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एंड पैसिव फिक्सेशन बाय मैनुअली हम बैंडेज स्ट्रैप्स के ज़रिए। फिक्सेशन हम कब करवाते हैं, जब आपको बोन फ्रैक्चर हो, हीलिंग करवानी हो ताकि डिसलोकेशन ना हो जॉइंट्स की, इसलिए फिक्सेशन करवाते हैं डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स को प्रिवेंट करें। स्टेबलाइजेशन हम क्यों करते हैं, हम जॉइंट्स में मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए स्टेबलाइजेशन करते हैं कि भाई हम टेस्ट कर रहे हैं प्योरली हमें उसी जॉइंट पे चाहिए, हमें दूसरी जॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम उसे स्टेबल कर देते हैं एक हाथ रख कर, लोकलाइज करने के लिए मूवमेंट को ताकि जहाँ हम चाह रहे हैं वहीं हो। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर था, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट्स तो आप ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।